हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। साइंस का करिश्मा एक और देखने को मिला है कि इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस यानी वंशानुगत अंधापन, इसको कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस यानी जन्मजात अंधापन भी बोलते हैं। इसका इलाज संभव हो पाया है जीन एडिटिंग टूल के माध्यम से। जीन एडिटिंग टूल के माध्यम से, और इस टूल का नाम है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 एंजाइम होता है, मॉलिक्यूलर सीजर, अभी हम देखेंगे, है ना। यह पॉसिबल हो पाया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज। साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट का टीम है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जिनको लीड कर रहे हैं इरिक पियर्स। उन्होंने अनाउंस किया है कि यह जीन एडिटिंग टूल, जिसका नाम है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, है ना। कैस9 का क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम कैस9, है ना, जिससे रीस्टोर विजन यानी लोगों का विजन साथ आया है, यानी वो देखने लगे हैं। और यह एक रेयर फॉर्म होता है इनहेरिटेड कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस का। यानी रेयर इसलिए होता है कि यह 40,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को होता है। 14 आदमी पे ट्रायल किए गए हैं, जिसमें से 11 सही हो गए हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। यह पहली बार हुआ है कि जिस जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके यह ब्लाइंडनेस का, जो जन्म से ब्लाइंडनेस होता है, इसका इलाज संभव हो पाया है। अब देखिए इसमें कितने कीवर्ड है। इस न्यूज को समझने के लिए सबसे पहले सारे कीवर्ड को समझना पड़ेगा। इस कीवर्ड को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इनहेरिटेड या कॉन्जेनिटल यानी वंशानुगत या और जन्मजात ब्लाइंडनेस क्या होता है, अंधापन क्या होता है। उसके बाद समझना पड़ेगा जीन क्या होता है। जीन जब समझ जाएंगे उसके बाद समझेंगे एडिटिंग टूल क्या होता है, यानी जीन को कैसे एडिट किया जाता है। और इस टूल में से एक टूल है क्रिस्पर कैस9, उसके बारे में देखेंगे। इतना देखने के बाद उसके बाद सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस क्या होता है। यह रेयर फॉर्म है इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस का, यानी जन्मजात होता है या वंशानुगत होता है यह ब्लाइंडनेस। इसको मेडिकल के जो टर्म है उनके में के लेबर, मेडिकल टर्म में बोला जाता है लेबर कॉन्जेनिटल एम्ब्रियोसिस, LCA। यह रेयर इसलिए होता है कि 40,000 में से एक आदमी को ही होता है। क्लियर। और इसका कारण क्या होता है कि जीन म्यूटेट कर जाते हैं। जीन म्यूटेशन के कारण, या देखिए अगर हम लोग देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं कि यह प्रोटीन के कारण CEP290, यह प्रोटीन क्या करता है, इस प्रोटीन के कारण ही रेटिना जो है लाइट को डिटेक्ट कर पाता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं, लाइट के कारण ही देख पाते हैं। तो यह जीन म्यूटेट, अब प्रोटीन कौन बनाता है, जीन बनाता है, जीन प्रोटीन बनाता है, अभी हम देखेंगे। अब जो जीन है वह म्यूटेट कर गया, जो यह प्रोटीन बना ही नहीं रहा है, जिसके कारण वह जिंदगी भर नहीं देखेगा, जन्म से ही यानी जन्म ही लेता है वह अंधापन। क्लियर। यह क्यों होता है समझ गए, CP290 प्रोटीन के कारण जो नहीं बन पाता, या बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइट के लिए देखने के लिए। क्लियर। अब थोड़ा सा समझते हैं जीन क्या होता है। देखिए हम जानते हैं कि सेल जो है सबसे फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसा नहीं ह्यूमन बीइंग में। अब इस एक सेल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करने वाले स्ट्रक्चर बने होते हैं। इसमें से एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, बियरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। यह हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है ना। यानी यह 46 होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, जो 23 फादर से आते हैं और 23 मदर से आते हैं। क्लियर है ना। तो मिलके एक हम बन जाते हैं। तो यह क्या हुआ, यह बियरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है उसको यह बियर करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन करता है। अब बताइए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो होता है वह, जो क्रोमोजोम जो है वह डीएनए से बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक। और डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर।
और डीएनए जो बना होता है वह होता है 4 नाइट्रोजीनियस बेस से बना होता है। 4 नाइट्रोजीनियस बेस, ATCG, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये सारे बेस ए के साथ हमेशा टी रहता है, सी के साथ हमेशा जी रहता है। अब यह ATCG मान लीजिए कि कोड है, जिस तरह इंग्लिश में 26 लेटर से सारा इंग्लिश बनता है, उसी तरह 4 लेटर से हमारा पूरा जीवन डिफाइन होता है। यह तरह तरह के कोड में बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ATGGCTA, इसका मतलब है कि वो उसका मान लीजिए कि करली हेयर होगा। अब यह जो सीक्वेंस है यह करली हेयर होगा। मान लीजिए कोई ऐसा सीक्वेंस है ATGC, कुछ इस तरह का सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस किसी स्पेशल तरह के बीमारी का है। मान लीजिए यह एड्स को ससेप्टेबल होगा, एड्स जल्दी उनको हो जाएगा। यह इस तरह का प्रोटीन बनाएगा कि एड्स के वायरस को अट्रैक्ट कर देगा। आ रहा बात समझ में? अब यह जो जीन है, यह जो डीएनए है, यह क्रोमोजोम मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए सारे डीएनए जीन नहीं होते हैं। जो डीएनए प्रोटीन बना के उसको एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर को, उसी को जीन बोलते हैं। यानी अगर जीन की बात करें तो पहले ऐसे माना जाता था 1 लाख जीन है, अब 25 से 30 हजार जीन ही है ह्यूमन बीइंग में, जबकि यह 20 बेस पेयर मोर देन 3 बिलियन बेस पेयर है और 46 क्रोमोजोम है। ये सारे चीज हम लोग जान रहे हैं। ह्यूमन सीक्वेंसिंग जीनोम से इसका सीक्वेंस भी कर दिया गया है। इंडिया में भी इंडिया जीनोम सीक्वेंस किया गया, जिससे पता चलता है पार्टिकुलर एक पॉपुलेशन को कौन सा बीमारी जाए, उनका जीन एक तरह से दिख रहा है ना। अब यह जो मान लीजिए कि कोई ATGCT, यह बनाता है एक ऐसा प्रोटीन, जीन है जो प्रोटीन बनाता है जो कि रेटिना लाइट को डिटेक्ट कर पाता है। अब यह बना ही नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि AT के जगह TAGST हो गया। एक लेटर के हेर फेर से सारे चीज बिगड़ जाते हैं। अब यह नहीं बना पा रहा है। अब क्या होता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, इसी को काट के हटा दे, एडिटिंग टूल में इसी को काट के हटा देते हैं। अब यहां तक क्या समझे कि हम जो भी है बिकॉज ऑफ जीनोम, पूरे डीएनए को जीनोम बोलते हैं, जिसमें से आप आधा फादर के तरफ से, आधा मदर के तरफ से आया। यानी हर चीज हमारा पहले से फिक्स है। हमारा हाइट कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारे पास कौन कौन से डिजीज होंगे, ये सारे पहले से फिक्स है, क्योंकि सारे कोडिंग किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन यह पहले माना जाता था। अब एक नया ब्रांच इमर्ज हुआ है जिसको बोल रहे हैं इपीजेनेटिक्स। इन्होंने बताया कि नहीं, हमारे जीन का एक्सप्रेशन इन्वायरमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकता है और होता भी है। यानी अगर हमारे जीन जो है इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से वह प्रोटीन बना देगा जो या पहले से बना नहीं था प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी है, आप बहुत कमजोर है, एक्सरसाइज कर रहा है, मजबूत हो जाएंगे, फल फूल खा रहा है, बीमारी खत्म हो जाएगा, है ना। स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो वह जो आपके पास जीन, जो प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं था, वह प्रोटीन बनाने लगेगा। तो इसको बोल रहे हैं इपीजेनेटिक्स। क्लियर? अब हम आते हैं कि CRISPR-Cas9 क्या है। देखिए, बैक्टीरियोफेज मीन्स होता है वह जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। यह एक तरह का वायरस है। वायरस हर किसी को इन्फेक्ट करता है, कोविड-19 वायरस, HIV वायरस, है ना। अब यह जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद आप जानते हैं उसके डीएनए मटेरियल के साथ यह म्यूटेट रेप्लिकेट करने लगता है। मान लीजिए कि इसको इन्फेक्ट किया, सर्टेन उनका, अब उसको तो कोई एंटीबायोटिक नहीं दे पाएगा, एंटीवायरल नहीं दे पाएगा, वायरस अटैक किया। अब इनके बॉडी में इस तरह का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है कि कुछ प्रोटीन निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, इसको बाइंड करते हैं, एक सीजर कैंची की तरह प्रोटीन निकलते हैं, इसको काट के हटा देते हैं, फिर यह ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म में रिपेयर हो जाते हैं। आया समझ में? इसी को से प्रेरणा लेते हुए यह टेक्निक बना है जिसका नाम है CRISPR-Cas9। Cas9 एंजाइम है जो यहां काट देता है ना। क्रिस्पर क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। पैलिंड्रोमिक मीन्स होता है
किधर से भी पढ़े एक ही होता है। जैसे नितिन हो गया, नितिन एक पैलिंड्रोमिक वर्ड है, नितिन। मॉम एक पैलिंड्रोमिक वर्ड है, डैड एक पैलिंड्रोमिक वर्ड है। तो इसी तरह या ATCG 4 ही लेटर है, तो इस तरह का सीक्वेंस से फाइंड करके उसको काट देता है बात समझ में। यही क्रिस्पर कैसनाइन कहाँ से हम लिए, या कौन, हर्बर्ट बोअर और स्टैनली क्वेर इसका आविष्कार किए हैं, और भी वैज्ञानिक इसमें साथ दिए, मेन यही है जो इसको फाइंड किए सबसे पहले। क्लियर। यही है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। यह कहाँ से आया, नेचुरल मैकेनिज्म जो बैक्टीरिया में होता है, जो कि वायरल डिजीज से लड़ता है, रेप्लिकेशन को रोकता है, इसी से यह जीन एडिटिंग टूल लिया गया है। लेकिन यह क्रिस्पर कैस9 जो है टेक्नोलॉजी जो है और टूल से अच्छा है। क्यों? चूंकि इसमें आप बाहर से कोई जीन नहीं डाल सकते, उसके अंदर जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको काट के हटा देंगे आप। नेचुरल जो ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम है उसके कारण या फिर रिपेयर हो जाएगा, या कई बार बैड सीक्वेंस ऑटो रिपेयर में आ जाते हैं, तो कुछ ऐसा यहीं से आप सीक्वेंस इसमें डाल देंगे कि वह बैड सीक्वेंस नहीं आ पाए। क्लियर। अब यह कैसे होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जिसको एडिट करना सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैब में RNA बनाते हैं। RNA भी न्यूक्लियक एसिड है जो न्यूक्लियक में होता है, या सिंगल स्टैंड होता है, ऐसे होता है, DNA डबल स्टैंड होता है ना। RNA बनाते हैं। कभी भी DNA अगर जीन एक्सप्रेस करता है तो DNA क्या करता है, मैसेज लेके भेजता है RNA को, या मैसेंजर RNA। वह RNA जाता है उस DNA के पास जो कि प्रोटीन बनाता है, जिसको जीन बोलते हैं कि यह प्रोटीन बनाओ, उसके बाद यह प्रोटीन बनाता है, इसको जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यह RNA क्या करता है, लैब में बनाते हैं, वह क्या करता है, बैड सीक्वेंस को सबसे पहले चिन्हित करता है, फाइंड करता है, उसके बाद में उसको पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद कैस9 एंजाइम होता है जो मॉलिक्यूलर सीजन है, वह उसको क्या करता है, काट देता है, कैंची की तरह काट देता है। बस बैड सीक्वेंस हट जाता है, वह बीमारी खत्म हो जाता है। अब इस RNA को गाइड RNA भी बोलते हैं, है बात समझ में। यानी कैस9 प्रोटीन है जो जाके क्या करता है, एक जेनेटिक सीजर है जो कि जीन को काट देता है। उस जो स्टैंड है, वह जो बीमारी वाला स्टैंड है, उसको म्यूटेट वाला स्टैंड है, उसको काट देता है। काटने के बाद या तो एक बार आप काटने के बाद छोड़ देंगे तो ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म, यानी खुद रिपेयर होने का मैकेनिज्म हमारे बॉडी में, उससे रिपेयर हो जाएगा। लेकिन रिपेयर होने के बाद हो सकता है कि वह जो बैड सीक्वेंस है जो आप काटे हैं फिर बाद में आ जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ करेक्ट जेनेटिक कोड वहां पे सप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, वह ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म तो होता है लेकिन वह बैड सीक्वेंस नहीं आते हैं। इस तरह होता है। गाइड RNA, ये देखिए DNA है, डबल हेलिक्स है ना, ATCG इधर भी होगा, ATCG इस तरह का है। अब इसमें गाइड RNA क्या करता है, इस सीक्वेंस को, जो बैड सीक्वेंस है उसको यह पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद क्या करता है, जो कैस9 है वह कैंची की तरह इसको काट देता है। काटने के बाद कैस9 इस फ्रेगमेंट हट जाते हैं, काट दे, उसके बाद ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म से रिपेयर हो जाता है। लेकिन उसको रिपेयर, उस बैड सीक्वेंस को हटाने के लिए हम एक और DNA यहाँ पे डाल देते हैं, जिसे बैड सीक्वेंस ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म के साथ नहीं आ पाए। अब हम आते हैं इस जो बीमारी हुआ कंजेनिटल ब्लाइंडनेस में, या इसमें क्या किया गया। इस ट्रायल जो किया गया उसका नाम है ब्रिलियंस, और यह जो टूल से या क्रिस्पर कैस9 से उसको एडिट किया गया है, इस थेरेपी का नाम है एडिट 101, याद रखिएगा। और यह क्रिस्पर कैस9 के डिस्कवरी कर, इसको आविष्कार के कारण, इसको इतना पॉपुलर बनाने के कारण एमेन्युअल शार्पेंटियर और जेनिफर एडोटना को 2020 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, या 2012 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। क्लियर। अब आते हैं कि कैसे CRISPR-9 काम किया। सिंपल, जो या CEP290 नहीं बना पाता था, म्यूटेट हो गया, मान लीजिए कि ATGCCT, अभी T के जगह आ गया C, तो यह क्या हो जाएगा, यह CEP290 नहीं बना पा रहा, जिसके कारण वह जिंदगी भर देख नहीं पाएगा। अब इसको क्या किए, इस सीक्वेंस को बाइंड किए, इसको पकड़े, कैसे, गाइड RNA से, उसके बाद कैस9 से क्या किए, इसको काट के हटा दिए, और उसमें क्या किए, अच्छा सीक्वेंस डाल दिए, और यह क्या हो जाएगा, वह आदमी देखने लगे। यही काम किए,
है ना। वह स्पेसिफिक जो भी स्टैंड था डीएनए के जिसके कारण यह नहीं बन पाते थे, वह एडिट 101 इस पैथ का नाम है ना, इस काम का नाम है। उसको क्या किए, उसको काट दिए और हेल्दी स्टैंड जो वहां पे डाल दिए, इंसर्ट कर दिए, बात खत्म। और वह आदमी देखने लगा, वह रेटिना उसका लाइट को डिटेक्ट करने लगा, वह देखने लगा। अब इस तरह काम किए। अब आते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, अभी तक क्रिस्पर ट्रीटमेंट से केवल एक डिजीज को ही अप्रूवल मिला है, जो डिजीज क्या है, सिकल सेल डिजीज, याद रखिएगा, यह भी इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सेल होता है ना, वो सिकल की तरह हो जाते हैं, यानी गोला होना चाहिए तो इस तरह लंबा हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड से ही सारी चीज होते हैं। अब इसका नाम है कैसगेवी, उसका नाम था एडिट, क्या नाम था, 101, उसका नाम था क्या, एडिट 101, और इसका नाम है कैसगेवी। अब कोई पूछेगा कि एडिट 101 क्या है, तो आप बोलेंगे कि यह कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस का क्रिस्पर कैस9 जीन थेरेपी है। और कैसगेवी क्या है, सिकल सेल एनीमिया का, सेम है, इसमें भी क्रिस्पर कैस9 है, लेकिन अभी कहाँ अवेलेबल है, केवल यूएस, यूके और यू में अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, जैसे HIV एड्स का चल रहा है, डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, हृदय रोग, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी चल रहे हैं। तो आने वाला समय में हो सकता है HIV एड्स भी इससे ठीक हो जाए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।